बहुत समय पहले की बात है। मोंटी नाम की एक लड़की रहती थी। मोंटी की माँ बचपन में ही मर चुकी थी। मोंटी अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। वे तीनों मोंटी को बहुत परेशान करती थी। मोंटी से घर का सारा काम करवाती और खुद तीनों कुछ नहीं करती थी। एक दिन सभी लोग महल में होने वाले नृत्य समारोह में चले गए और मोंटी को अकेले घर पर ही छोड़ गए। ऐसे में मोंटी उदास होकर घर के बाहर बैठ गई। तभी अचानक बहुत तेज रोशनी हुई और परी माँ उसके सामने प्रकट हुई। बेटा, तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? तुम्हें क्या परेशानी है? तुम मुझसे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। परी माँ, सब लोग महल चले गए हैं और मुझे नहीं बुला गए हैं, इसलिए मैं घर में अकेली बैठी बोर हो रही हूँ। काश मेरे पास भी नए कपड़े होते और नए सैंडल होते तो मैं भी महल के उत्सव में शामिल हो पाती और देख पाती महल का कार्यक्रम कैसे होता है। बस इतनी सी बात को लेकर तुम इतनी उदास हो? और परी माँ ने जादू की छड़ी से मोंटी को एक खूबसूरत राजकुमारी बना दिया। नए कपड़े, नई सैंडल, सब कुछ नया नया कर दिया। मोंटी, अब तुम भी महल जा सकती हो, लेकिन ध्यान रहे आधी रात होने से पहले घर आ जाना, नहीं तो मेरे जादू के कपड़े गायब हो जाएंगे और तुम फिर से अपने असली रूप में आ जाओगी। ठीक है परी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। मैं आधी रात होने से पहले ही घर लौट आऊंगी। इतना कहकर परी माँ वहाँ से चली जाती है। अब मोंटी महल चली जाती है। मोंटी जब महल पहुँचती है तो वहाँ के राजा के पुत्र की नज़र उस पर पड़ती है। राजकुमार मोंटी की खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और दोनों काफ़ी देर तक नाचते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होने वाली होती है, वैसे ही मोंटी राजकुमार से कहती है, राजकुमार, अब मुझे जाना होगा, कृपया मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जा रही हूँ। नहीं, कुछ देर और रुक जाओ। नहीं राजकुमार, ज़्यादा देर अब मैं नहीं रुक सकती, अब मुझे जाने दीजिए। इतना कहकर मोंटी वहाँ से भागने लगी, लेकिन जल्दबाजी में मोंटी की एक सैंडल उतरकर महल में ही छूट गई और वह वहाँ से भाग गई। अगले दिन जब राजकुमार ने वह सैंडल देखी तो राजकुमार उस सैंडल को लेकर पूरे गांव में हर घर में उस सैंडल का दूसरा जोड़ा ढूंढ रहा था। तभी वह धीरे धीरे जाते हुए मोंटी के घर पहुंचा और उसको मोंटी मिल गई। दोनों बहुत खुश हुए और दोनों ने शादी कर लिया। वो दोनों हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, किसी गांव में प्रेम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके 3 पुत्र थे, लेकिन वे हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता था कि मेरी मृत्यु के बाद मैं किसको अपनी जायदाद संपत्ति दूंगा। एक दिन प्रेम को एक तरकीब सूझी और उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया। बेटा, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम लोगों के सामने कोई गुनहगार खड़ा हो तो तुम उसके साथ क्या करोगे? पिताजी, उस अपराधी को मौत के घाट उतार देना चाहिए। गुनहगार को उम्र कैद देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कुछ देर सोचा और उसके बाद जवाब दिया, पिताजी, हमें उसे कोई भी सजा देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सच में कोई अपराध किया है या नहीं। इस पर प्रेम ने अपने तीनों बेटों को एक कहानी सुनाई। एक सेठ था। सेठ के पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार उस तोता ने सेठ से कहा, सेठ जी, बहुत दिन हो गए मुझे आपकी सेवा में। मैं कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता से मिलने जाना चाहता हूँ।
नहीं तोता राम, तुम यहीं रहो मेरे पास। तुम चले गए तो फिर मेरा क्या होगा। और इतना कहकर सेठ जी ने तोता को जाने से रोक लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद तोता ने फिर सेठ जी से पूछा, सेठ जी, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। कुछ दिनों के लिए जाने की आज्ञा दीजिए प्लीज। ठीक है तोता राम, चले जाओ, लेकिन तुम केवल 5 दिन के लिए जाना और फिर वापस आ जाना। इतना आज्ञा पाकर तोता वहाँ से चला जाता है। वह वहाँ पर अपने माता पिता से मिलता है और 5 दिन बीत जाते हैं। छठे दिन तोता वापस सेठ जी के पास आने लगता है। रास्ते में उसने सोचा कि क्यों ना मैं सेठ जी के लिए कोई उपहार ले लूँ, और तोता जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ से वह एक अमर फल तोड़ लाता है। रास्ते में रात हो जाती है और तोता एक पेड़ की डाल पर बैठकर सो जाता है। जब तोता सो जाता है तब वहीं अचानक कहीं से एक सांप आ जाता है और वह उस फल को खा लेता है, जिससे वह फल विषैला हो जाता है। लेकिन तोता को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जब तोता की नींद खुलती है तो तोता वहाँ से चलता है और सेठ जी के पास पहुँच जाता है। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, ये अमर फल है, इसको खाकर आप अमर हो जाएंगे। कृपया करके इसे खा लीजिए। इतना सुनकर सेठ जी प्रसन्न हुए और फल खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन इस पर पास खड़े एक व्यक्ति ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, हमें इस तोते पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले इस फल की परीक्षा ले लेनी चाहिए। हाँ ठीक है, जाओ और इस फल को कुत्ते को खिला दो। फल खाते ही कुत्ता मर गया। इस पर गुस्सा होकर सेठ जी ने तोते को तुरंत मरवा डाला और उस फल को फेंकवा दिया। कुछ दिनों बाद उसी फल से एक पेड़ उगता है और उसमें फल आ जाते हैं। लेकिन सबको पता था कि ये वही जहरीला फल का पेड़ है, तो उसके पास कोई नहीं जाता और ना ही कोई उस फल को खाता है। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के पास से गुजर रहा था। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उसने उस फल को तोड़कर खा लिया। फिर क्या था, वो बूढ़ा व्यक्ति एकदम से जवान हो गया। सेठ जी को जब बात पता चली तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्हें अपनी बात पर बहुत पछतावा हुआ कि तोता सच में अमर फल लाया था। तोता को मैंने बेकारण ही मरवा दिया। मुझे उसकी बातें सुन लेनी चाहिए थी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना किसी की परीक्षा लिए जांचे उसे कोई दंड नहीं देना चाहिए, अन्यथा पछतावा के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करिए, बच्चों को दिखाइए, बूढ़ों को दिखाइए, अपने मम्मी पापा को दिखाइए। एक पहाड़ी के नीचे रतनगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के पास के जंगल में जाया करते थे। सभी जानवर रोज वहां जाते और शाम होने तक गांव वापस लौट आते थे। उन सभी जानवरों में कीर्ति नाम की एक गाय भी थी, जो उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने गई थी। एक दिन वह हरी घास खाने में इतनी मस्त हो गई कि वो कब शेर की गुफा के पास पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। कीर्ति अपने सभी जानवर झुंड से आगे निकल चुकी थी। शेर गुफा के अंदर सो रहा था। जब शेर ने गाय के पैरों की आहट सुनी तो वो धीरे से गुफा के बाहर निकला। शेर 2 दिन से भूखा सो रहा था। शेर ने गाय को देखकर जोर से दहाड़ लगाई। कीर्ति डर गई और पीछे देखा तो उसके साथ और कोई जानवर नहीं था, वो अकेली थी। आगे देखा तो शेर खड़ा होकर कीर्ति के ऊपर हमला करने की तैयारी में था। शेर मन ही मन सोच रहा था कि 2 दिनों से भूखा हूँ, लगता है भगवान ने आज मेरी सुन ली और इसे मेरे खाने के लिए भेज दिया। इसके बाद शेर ने कीर्ति गाय से कहा, मुझे 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिल रहा था, मैं भूखा था, शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें मेरी भूख मिटाने के लिए भेज दिया है। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है, वो भी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है, वो अभी तक घास खाना नहीं जानता है, मुझे जाने दो।
हा 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 हा। तो क्या मैं अपने हाथ में आए हुए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तुझे खाकर अपनी 2 दिन की भूख मिटाऊंगा। आज मुझे जाने दो। आज मैं अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला आऊं और उसे ढेर सारा प्यार कराऊं। फिर अगली सुबह मैं आ जाऊंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम चली जाओ, लेकिन अगर तुम सुबह नहीं आई तो मैं गाँव आऊंगा और तुम्हें तुम्हारे बछड़े समेत खा जाऊंगा। कीर्ति शेर की इतनी बात सुनकर खुश हो जाती है और गांव की तरफ चली जाती है। घर जाकर वह अपने बछड़े को शेर की पूरी बात बताती है और कहती है, बेटा, आज से तुम्हें मेरे बिना ही रहना होगा। मुझे अपना वचन पूरा करने के लिए जाना होगा। इतना कहकर कीर्ति अगली सुबह गुफा के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। कीर्ति की महक सूंघकर शेर अपनी गुफा से बाहर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट हो जाते हैं और कीर्ति से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें गौ माता होने का वरदान देता हूँ। अब तुम अपने बछड़े के पास जा सकती हो। इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और गाय भी अपने बछड़े के पास चली जाती है। हमें जान की बाजी लगाकर भी अपने वचन को पूरा करना चाहिए। कई सालों पहले किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर बहुत चालाक था। जानवरों से दोस्ती करके उसका फ़ायदा उठाने में उसे खूब मज़ा आता था। शेर सबसे काम करवाने के बाद दूसरों को ज़रूरत पड़ने पर पीठ दिखा देता था। जंगल के सभी जानवर यह जान चुके थे कि शेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और फिर दूसरों की मदद नहीं करता। अब तो सभी जानवर शेर से दूर रहने लगे। अब कोई भी जानवर शेर का दोस्त बनने को तैयार नहीं था। एक दिन जब शेर अपनी गुफा की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक बूढ़े भालू को देखा और सोचने लगा, क्यों ना मैं इसे अपना दोस्त बना लूं। लेकिन 2-3 दिन बीत गए। शेर को कोई बहाना नहीं मिल रहा था जिससे वह भालू से बात करना शुरू करे। एक दिन शेर ने भालू को एक चिड़िया से बात करते हुए सुना। आप इतने बूढ़े हो तो अपने लिए खाना कैसे लाते हो? पहले तो मैं मछली पकड़ कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं जंगल जाकर मधुमक्खियों के छत्ते से शहद ले आता हूँ और उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता हूँ। यह सारी बातें सुनकर शेर ने सोचा, मैंने कभी शहद नहीं खाया है। अब इस भालू से दोस्ती करके शहद का स्वाद जरूर चखूंगा। और शेर भालू के पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? जब आप जवान थे तो मुझे आपने एक बार मछली नदी से निकालकर खिलाई थी। आपने मेरी बहुत बार मदद की है। मुझे जब भी कोई समस्या आती मैं आपके पास ही आता था। अच्छा, मैं चलता हूँ। अगर कोई ज़रूरत हो तो याद कर लेना। इतना कहकर शेर अपनी गुफा चला गया और भालू अपने घर आ गया। लेकिन भालू के दिमाग में शेर की बातें घूम रही थी कि मैंने इसे कब और कहाँ देखा, मैंने इसकी मदद कब की है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। अगले दिन से शेर ने भालू से बातचीत करना शुरू किया और धीरे धीरे भालू और शेर दोनों मित्र बन गए और शेर ने भालू को अपने घर खाने में बुलाया। इधर भालू निमंत्रण पाकर बहुत खुश था और शेर ने सोच रखा था कि मैं अपना खाना किसी को क्यों खाने दूंगा। शेर ने दोनों के लिए एक ही थाली लगाई और दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। शेर जल्दी जल्दी पूरा खाना खा लेता है। भालू बहुत निराश हुआ तो शेर ने कहा, भाई, मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। भालू दुखी मन से अपने घर वापस लौट आया। दुखी भालू को जब चिड़िया ने देखा तो चिड़िया ने भालू से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने निराश क्यों बैठे हो? क्या बताऊं बहन, शेर ने मुझे निमंत्रण दिया था। मैं खाने भी गया था, लेकिन शेर पूरा खाना खा गया। मैं भूखा ही लौट आया हूँ। अच्छा, तुम्हें नहीं पता वो शेर बहुत मतलबी है। दोस्ती करके अपना फायदा उठाता है और काम पड़ने पर पीठ दिखा के पीछे चला जाता है। ऐसा है शेर, इसलिए जंगल में कोई भी जानवर उसका दोस्त नहीं बनता है।
भालू ने ठान लिया, अब तो इसे सबक सिखाना ही होगा। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। भालू फिर शेर के पास गया और बातें करने लगा। बातों ही बातों में उसने भालू से शहद के बारे में पूछ लिया। भाई तुम अपना खाना कहाँ से लाते हो? भाई मैं रोज जंगल जाता हूँ और वहाँ से शहद लाता हूँ। अच्छा, ये शहद क्या होता है भाई? मुझे भी शहद का स्वाद चखाओ, मैंने कभी शहद नहीं खाई है। बस इतनी सी बात है, चलो आज रात में तुम मेरी गुफा में आ जाना, जितना शहद खाना हो उतना खा लेना। शेर बेसब्री से रात होने का इंतजार करता रहा और रात हो जाती है। शेर भालू की गुफा की ओर पहुंच जाता है तो भालू शेर को मधुमक्खी का छत्ता दे देता है। मधुमक्खी शेर के पूरे मुंह में काट लेती है और फिर उसके पूरे मुंह में सूजन आ जाती है। इस पर शेर ने भालू से कहा, अरे तुमने बताया नहीं भाई, इसको खाते कैसे हैं? मैं तो भाई इसको ऐसे ही खाता हूँ। शेर समझ गया था कि मैंने जो सब जानवरों से फ़ायदा उठाकर सबसे काम निकाला है, आज उसी का फल मुझे चखना पड़ रहा है। किसी से मदद लो तो उसकी मदद भी करनी चाहिए। शीतलपुर के घने जंगलों में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह सारा दिन अपने घोंसले में ही रहता और रात होने पर वह अपने भोजन के लिए बाहर निकलता था। एक दिन बहुत गर्मी के मौसम में दोपहर का समय था और कहीं से एक बंदर आकर उल्लू के पेड़ वाले घोंसले के पास के पेड़ पर बैठ गया। गर्मी और धूप से परेशान बंदर ने कहा, उफ, ये गर्मी! आकाश में सूर्य भगवान भी आग के लावे की तरह चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गर्मी से हाल बेहाल है। बंदर की इतनी बात सुनकर उल्लू को रहा नहीं गया और वह बीच में ही बोलने लगा, अरे भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। सूर्य नहीं बल्कि चंद्रमा की बात करते तो मैं मान भी लेता। भला चंद्रमा कैसे चमक सकता है? वह तो रात में चमकता है और अभी तो दिन का समय है, इसलिए इतने समय में तो सूर्य ही चमकेगा, चंद्रमा नहीं। बंदर ने उल्लू को बहुत समझाने का प्रयास किया कि सूर्य चमकता है और गर्मी देता है, चंद्रमा तो ठंडा होता है और हम सबको शीतलता प्रदान करता है। लेकिन उल्लू भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब तो उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों मेरे एक मित्र के पास चलते हैं, वही इसका निर्णय लेंगे। बंदर और उल्लू दोनों दूसरे पेड़ पर गए। वहाँ उल्लुओं का सरदार बैठा था, वहीं कई सारे उल्लू भी बैठे थे। उस उल्लू ने सभी उल्लुओं को पास बुलाकर कहा, भाइयों, तुम सब बताओ, क्या सूर्य दिन में चमकता है? तुम सब मिलकर सही निर्णय दो। उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा और बोला, बेवकूफ बंदर, इस समय चंद्रमा ही चमक रहा है। तुम सूर्य के चमकने की झूठी बात फैलाकर हमारी बस्ती में झूठा प्रचार कर रहे हो। उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी बात पर अड़ा रहा, जिससे देख सभी उल्लुओं को गुस्सा आ गया और सबने बंदर की खूब पिटाई कर दी। उल्लुओं को दिखाई नहीं दे रहा था। इसका फायदा उठाकर बंदर किसी प्रकार वहां से जान बचाकर भाग निकला। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मूर्ख मनुष्य कभी भी विद्वानों की बातों को सच नहीं मानता। वो अपने संगठन से सच बात को भी झूठ साबित कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण को कहीं से दान में 2 गायें मिली। गायें बहुत ही हष्ट पुष्ट और दुधारू थीं। एक बार एक चोर की नज़र उन पर पड़ी तो उसने सोचा कि उन गायों को चुराना चाहिए। यदि मैं इन दोनों गायों को चुरा ले जाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। कम से कम 1 वर्ष तक तो मुझे चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सोचकर उस चोर ने यह फैसला किया कि रात के समय में मैं इन गायों को चोरी करके ले जाऊंगा और साथ वाले गांव में ले जाकर बेचूंगा। उसी रात आकाश पर भयंकर बादल छा गए, जिसके कारण चारों ओर गहना अंधेरा छा गया। ऐसे में चोर ने हंसते हुए कहा, हे प्रभु, आज तो आप भी मुझ पर मेहरबान हो गए हो। आज तो मैं गायों को आराम से चुरा कर ले जाऊंगा। यह सोचता हुआ वह चोर ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़ा। अंधेरी रात में उस चोर ने वहां एक काले कलूटे लंबे लंबे दांत वाले भयंकर से इंसान को देखा।
चोर की जगह कोई दूसरा होता तो वह उस काले पहाड़ को देखकर डर जाता, मगर चोर ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और इस भयानक रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक राक्षस हूँ। मुझे इस समय बहुत तेज भूख लगी है। मैं अपना पेट भरने के लिए निकला हूँ। मैं केवल खून पीकर ही अपना पेट भरता हूँ। लेकिन भाई तुम किसका खून पीना चाहते हो? उस ब्राह्मण का जो लोगों का माल खा खा कर मोटा हो रहा है। मगर तुम कौन हो जो इस भयंकर रात में बड़ी निडरता से घूम रहे हो? भाई मैं चोर हूँ। मैं उसी ब्राह्मण की गायों को चुराने के लिए आया हूँ। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम दोनों ही सौदागर हैं। हम दोनों एक स्थान पर चोरी करने जा रहे हैं। तुम गायों की चोरी कर रहे हो और मैं खून की। भैया तुम रुक जाओ, पहले मैं इन गायों को ले जाता हूँ। नहीं नहीं, यदि तुम गायों को खोल कर ले जाने लगोगे तो ब्राह्मण जग जाएगा, फिर मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए पहले मैं उसका खून पीता हूँ, बाद में तुम गायों को ले जाना। नहीं पहले मैं के चक्कर में दोनों आपस में लड़ने लगे। इतने में ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, चोर चोर, गांव वालों जल्दी आओ, बचाओ, चोर चोर, घर में चोर घुस गए, जल्दी आओ चोर। जल्द ही पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया और राक्षस तो अपनी शक्ति से अदृश्य हो गया, मगर गांव वालों ने मिलकर चोर की खूब पिटाई की और फिर राजा के सैनिकों के हवाले कर दिया। रामू धोबी के पास एक गधा था। दिन भर वह उससे खूब काम लेता, शाम को खुला छोड़ देता ताकि वह जंगल में तथा खेतों में जाकर हरी हरी घास खाकर अपना पेट भर सके। गधा शाम के समय आज़ादी से खाता पीता और घूमता। वह बेचारा इस क्षेत्र में अकेला ही था। कोई सगी संबंधी साथी नहीं था जिससे वह बात कर लेता। कभी कभी उसके मन में आवाज उठती, काश अपना भी कोई दोस्त होता। अचानक एक दिन जंगल में एक गीदड़ निकलकर इन खेतों की ओर चल पड़ा। उसके सामने ही एक गधे को घास चरते देखा तो मन में बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह भी अकेला घूमते घूमते तंग आ गया था। उसे भी एक मित्र की तलाश थी। गीदड़ ने आगे बढ़कर उस गधे से कहा, बड़े भाई प्रणाम। प्रणाम। गधे ने उस गीदड़ की ओर बड़े ध्यान से देखा और सोच में पड़ गया कि मुझ जैसे बदनसीब को प्रणाम करने वाला आखिर कौन हो सकता है। बड़े भैया क्या सोच रहे हो? क्या हमारे साथ दोस्ती नहीं करोगे? क्यों नहीं भैया, मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ कि इस क्षेत्र में मुझे राम राम कहने वाला तो कोई मिला। नहीं तो अपना हाल यह था कि इस घास और खेती से ही राम राम कर लेते थे। गधे की बातें सुनकर गीदड़ को हंसी आ गई। उसे हंसता देखकर गधा भी हंसने लगा। बस यहीं से उनकी मित्रता शुरू हो गई। दूसरे दिन दोनों मित्र फिर वहीं मिले तो उस समय गधा घास खा रहा था। गीदड़ ने अपने मित्र से कहा, बड़े भाई ये क्या, तुम तो रोज घास ही खाते रहते हो। भाई अपने को तो पेट ही भरना है, यह घास ही तो साथी है। इसे नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। भाई तुम मेरे मित्र हो, आज मैं तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा। देखो कुछ ही दूर एक खेत में बढ़िया बढ़िया तरबूज लगे हैं। उन तरबूजों को खाकर हम दोनों भाई आनंद करेंगे। तरबूजे, आहा, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। जल्दी चलो। गधा उसी समय अपने दोस्त गीदड़ के साथ तरबूजों के खेत में चला गया। दोनों मित्रों ने बड़े आनंद से तरबूजे खाए, साथ साथ बातें भी करते रहे। गधा कुछ अधिक ही खुश हो गया था। वैसे भी प्राणी की यह आदत है कि वह खुश होकर खूब नाचता है, झूमता है, कभी कभी गाने भी लग जाता है। यही हाल उस गधे का भी हुआ। जब उसका पेट अधिक भर गया तो वह भी नाचता हुआ गाना गाने लगा।
गीदड़ ने गधे की ढेंचू ढेंचू की आवाजें सुनी तो उससे बोला, भैया इस तरह शोर ना करो, खेत का मालिक आ गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। भाई मैं शोर नहीं कर रहा, राग गा रहा हूँ। तुम जंगल में रहने वाले जंगली लोग, तुम क्या जानो राग विद्या किसे कहते हैं। गीत तो जीवन का अंग है। इतना कहकर गधे ने फिर से जोर जोर से ढेंचू ढेंचू करना शुरू कर दिया। देखो भाई, यदि तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो मैं खेत से बाहर किनारे पर खड़ा इसे सुनता रहूंगा। इस गाने के लिए मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। इतना कहकर गीदड़ उस खेत से बाहर जाकर खड़ा हो गया, परंतु गधा तो गधा ही है, वह अपनी धुन में मस्त था। उसकी बेसुरी आवाज सुनकर खेत के मालिक की आंखें खुल गईं। बाहर आकर उसने देखा गधा उसके खेत में घुस आया है और उसके पके हुए तरबूजे खा रहा है और खेत को भी उजाड़ दिया। उसने लाठी उठाई और फिर क्या था, गधे पर लठ बरसाना शुरू कर दिया। गधा जान बचाकर किसी तरह से उस खेत से निकला और भाग खड़ा हुआ। रास्ते में खड़े गीदड़ ने उससे कहा, क्यों भैया, आया आनंद? बहुत गाना गा रहे थे, अब तो ना गाओगे गाना?